बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट योर रिसर्च पेपर। हम रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, जर्नल आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स रिसर्च पेपर को लिखते हुए, वो स्टूडेंट जो बिगनर लेवल पे होते हैं, अक्सर रिसर्च पेपर जब लिखने जाते हैं तो वो बेसिक बेसिक मिस्टेक्स करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको नजरअंदाज कर देते हैं। तो जिस वजह से उनका पेपर जब वो सबमिट करवाते हैं तो वो पेपर में से आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए आज के ट्यूटोरियल में हम वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो एक रिसर्च पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और हमें बहुत अच्छे तरीके से उन चीजों का ख्याल रखना होता है। तो एक जर्नल आर्टिकल कैसे लिखा जाता है और एक रिसर्च बेसिक पेपर कैसे लिखते हैं, उन सब चीजों के बारे में आज के ट्यूटोरियल में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग एन अकेडमिक जर्नल आर्टिकल। इसमें सबसे पहले है जो इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा आर्ट टाइटल होता है। किसी भी रिसर्च पेपर का टाइटल इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन जब आपके रिसर्च पेपर को देखे तो वो आपके टाइटल को देखकर समझ जाए कि इस रिसर्च पेपर में क्या बात होगी या इस रिसर्च पेपर में क्या डाटा या किस किस्म का ये रिसर्च पेपर होगा। तो पेपर आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, सॉरी, टाइटल आपका इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन को पढ़ते ही फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही ये इंडिकेट हो जाए, पता चल जाए कि इस पेपर में क्या लिखा हो सकता है या पेपर किस फील्ड से रिलेट कर रहा है। तो हम पढ़ते हैं द टाइटल ऑफ योर आर्टिकल इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेटर रीडर रीडर विल गेट ऑफ योर रिसर्च एंड कॉन्सेप्ट। यानी कि बेसिकली आपकी ये इंडिकेटर होता है, एक फर्स्ट इंडिकेटर होता है जिसको पढ़ने के बाद फुल तौर पे रिसर्चर को ये पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या कंसेप्ट है इस पेपर में। इट शुड बी कंसाइज, या कंसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए एंड इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, इन तीन चीजों का हमने ख्याल रखना है अपना टाइटल बनाते हुए। रिसर्च पेपर का टाइटल लिखते हुए हमें इन तीन चीजों का ख्याल रखना है कि वो कंसाइज हो, यानी कि इतना बड़ा टाइटल ना हो। ठीक है, समटाइम हम बहुत बड़ा 3 लाइनों का 4 लाइनों का टाइटल लिख देते हैं। टाइटल कंसाइज हो, छोटा हो, लेकिन एक्यूरेट हो, बिल्कुल क्लियर हो, कि पढ़ने से पता चल रहा हो कि ये रिसर्च पेपर किस बेस पे लिखा गया है, क्या इसमें कंसेप्ट है, क्या डाटा लिखा है और ये किस फील्ड से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, इस चीज का हमने खास ख्याल रखना है टाइटल लिखते हुए। नेक्स्ट, वी शुड इंक्लूड योर मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड। ऐसा नहीं है कि आप उसको बड़े ही ऑकवर्ड वे में लिख रहे हो, लाइक इज, ऑफ और ऑन के लफ्ज यूज कर रहे हो। तो हमें ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं, रेलिवेंट कीवर्ड यूज करने हैं जो आगे आपकी फील्ड को भी लिंक कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे कि एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हैंड बेस्ड जेस्चर रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, अब हैंड बेस्ड रिकॉग्निशन सिस्टम या हैंड बेस्ड जेस्चर रिकॉग्निशन सिस्टम जो है, ये क्या मतलब है इससे, कि हैंड जेस्चर बेस्ड सिस्टम है कोई ना कोई। ठीक है, जो हैंड जेस्चर को यूज करते हुए कुछ सिस्टम परफॉर्म हो रहा है। तो अगर हम इसकी जगह पे ये लिख दे एयर बेस्ड इंटरेक्शन। ठीक है, एयर बेस्ड इंटरेक्शन भी तो यही है ना। हम जेस्चर जो है वो हवा के साथ ही, हवा के अंदर ही परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो डिवाइस उसको सेंस कर रही होती है। तो इसी तरह अगर हम कंप्यूटिंग की फील्ड में इसको एयर बेस्ड इंटरेक्शन लिख दें तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेटिव वर्ड है, रेलिवेंट वर्ड है। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है। तो टाइटल को पढ़ते हुए पता चलेगा कि एयर बेस्ड इंटरेक्शन मीन कुछ ना कुछ ऐसी इंटरेक्शन हो रही है जो किसी ना किसी चीज को सेंस कर रही है। तो ये चीजें हैं कि हमें इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है जब हम टाइटल लिख रहे होते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, मैं आपको इसका पहले एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिसर्च पेपर ओपन कर रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देखें तो टाइटल है डिजाइन ऑफ हैंड जेस्चर रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। यानी कि टाइटल पढ़ने से पता चल रहा है कि एक ऐसा रिकॉग्निशन सिस्टम डिजाइन हुआ है जो किसके लिए, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिए। अब ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से भी हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि ह्यूमन की जो यूजिबिलिटी है, यूजर फ्रेंडली है, जो भी है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है हैंड जेस्चर का जो ह्यूमन और कंप्यूटर को आपस में इंटरेक्ट करवा रहा है। तो टाइटल पढ़ने से ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो रहा है। तो इस चीज का हमने ख्याल रखना है कि टाइटल हमारा यूनिक हो, क्लियर हो, कंसाइज हो, एक्यूरेट हो और इंफॉर्मेटिव हो। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स का बड़ा ख्याल रखना है हमने। कीवर्ड्स हमेशा वो वर्ड्स होते हैं जो
इंफॉर्मेटिव वर्ड्स होते हैं, रेलिवेंट वर्ड्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, जिनको हम बार बार यूज कर रहे होते हैं, जो हमारे पेपर का बेस होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक हैंड जेस्चर सिस्टम बना रहा हूँ या एक रिपोर्ट सिस्टम बना रहा हूँ। अब वो रिपोर्ट का जितना भी सिस्टम जिस सिस्टम के ऊपर लाई कर रहा है, वो डेफिनेटली मशीन लर्निंग पे होगा, डीप लर्निंग पे होगा, एआई के ऊपर होगा। ठीक है, जो उसके बेसिक वर्ड्स है, जो बेस है, और वो वर्ड्स इतने स्ट्रांग है कि वो बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बार बार हम उनको यूज कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स हमारे की वर्ड्स कहलाएंगे। जैसे कि keywords are an essential part of producing a journal article. When writing a journal article, you must select keyword that you would like your article for rank. रैंकिंग के लिए भी बड़ा मैटर करता है। आपने गूगल स्कॉलर यूज किया होगा। अब गूगल स्कॉलर पे जब हम किसी पेपर को सर्च करते हैं, तो वो बेसिकली कीवर्ड्स के साथ सर्च होता है। एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की फील्ड में, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। अब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल यही चीज है ना कि वो कीवर्ड्स की बेस पे, स्टॉप वर्ड्स की बेस पे हमें रिजल्ट और डाटा को सर्च करके देता है। तो कीवर्ड्स बड़े मैटर करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका पेपर रैंक करे, आप जब पेपर आपका पब्लिश हो जाए, पेपर रैंक करे, तो वो रैंकिंग के लिए आपको कीवर्ड स्ट्रॉन्ग यूज करने हैं। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। कीवर्ड्स है हेल्प पोटेंशियल रीडर टू डिस्कवर योर आर्टिकल, यानी कि बात में वही है जो कि मैं आगे बात कर रहा था, कि ये हेल्प करता है डिस्कवर करने के लिए आपके पेपर को। जब कोई आपके पेपर को सर्च कर रहा होता है, तो वो कीवर्ड्स जो होते हैं वो बड़े मैटर कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने एक पेपर लिखा जो रोबोटिक्स के ऊपर है, मशीन लर्निंग के ऊपर है और डीप लर्निंग के ऊपर है। अब जैसे कि एक आता है, यूजर आता है गूगल स्कॉलर पे, सर्च बार पे आके लिखता है मशीन लर्निंग बेस्ड रिबोटिक पेपर या रिबोटिक वर्क इन मशीन लर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से लिखेगा, तो अगर ये कीवर्ड्स मेरे की पेपर में मौजूद है एज अ कीवर्ड, तो डेफिनेटली मेरा पेपर रैंक करेगा। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है कीवर्ड्स को लिखते हुए। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी गाइड करता हूँ, क्योंकि इस पेपर में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। जैसे कि ये कुछ कीवर्ड्स है: स्किन, color segment, labeling, hand gesture, and convex help, human computer interaction। तो ये सारे कीवर्ड्स ऐसे लिखे जाएंगे किसी भी पेपर में। तो जैसे कि गाइस मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकली भी बताता जा रहा हूँ। तो मजीद अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन अगर आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम इन प्रॉब्लम्स के ऊपर डिजाइन करें। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट मूव में हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट बड़ा मैटर करता है। जब आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में अपना रिसर्च पेपर भेजते हैं, आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में अपना आर्टिकल भेजते हैं या कोई भी कॉन्फ्रेंस पेपर भेजते हैं, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट बड़ा मैटर करता है। आपका एब्स्ट्रैक्ट की बेस पे ही आपका पेपर एक्सेप्ट होता है। गॉट इट? जो फर्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस होती है, जो फर्स्ट एक्सेप्टेंस की ईमेल आपको आती है कि भाई हमें आपका पेपर पसंद आ गया, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, हम आपके पेपर को इनिशियली तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाद में हम डिटेल स्टडी करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसको पब्लिश करना है या नहीं करना। तो वो एक लैडर मैटर है। पब्लिशिंग वो कैसे की जाती है, हम बात कर रहे हैं पेपर लिखना कैसे है। तब उसमें एब्स्ट्रैक्ट जो है, एब्स्ट्रैक्ट इतना मैटर करता है कि जो आपकी फर्स्ट एक्सेप्टेंस होती है किसी भी कॉन्फ्रेंस में, किसी भी जनरल कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो IEEE है, एलिसवेयर है, या मल्टीपल आपके सब कैटेगरीज के जर्नल्स है या कॉन्फ्रेंसेज होती है, तो उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो बड़ा मैटर करता है। जैसे कि द पर्पज ऑफ योर एब्स्ट्रैक्ट इज टू एक्सप्रेस द की पॉइंट ऑफ योर रिसर्च क्लियरली एंड कंसाइजली, यानी कि आपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखना कैसे है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा थोड़ा सा 2-4 लाइनों का, देन उसके बाद आपने बताना है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर आपने बताना है, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपने को 8-10 लाइनों के अंदर बताना होता है। ठीक है, पूरी एक समरी होती है आपके एब्स्ट्रैक्ट की, आपके पेपर की। उसके बाद आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है, फिर आपने बताना है कि पहले लोगों ने कैसे काम किया इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपना प्रपोज मेथड हमारा क्या है, हम अब इस प्रॉब्लम को कौन सी स्ट्रेटेजीज को, कौन सी मेथोडोलॉजीज को यूज करते हुए हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर रहे हैं। देन जब हमने ओवरकम कर ली, तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए, और रिजल्ट्स आने के बाद इसके मार्केट के ऊपर या एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट्स आए हैं। ये सारी पूरी कहानी जो आपके पेपर की होती है, इस कहानी को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, और ये टू द पॉइंट लिखी जाती है। ज्यादा लंबा पैरा नहीं होता, शॉर्ट होता है, क्लियर होता है, कंसाइजली होता है। एन एब्स्ट्रैक्ट मस्ट ऑलवेज विल बी कंसिडर्ड एज इट द प्राइमरी एलिमेंट। जैसा कि गाइस मैंने आपको कहा कि प्राइमरी एलिमेंट है आपके रिसर्च पेपर का, ऑफ योर वर्क, एंड रीडर विल कम अक्रॉस। ओके, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट पैराग्राफ होता है। मैंने अगेन आपको पहले भी यही कहा
तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक शॉर्ट पैराग्राफ है, अराउंड 300 वर्ड, 300 वर्ड्स का ये होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होता। एक समराइज द फाइंडिंग ऑफ जर्नल आर्टिकल, जैसे कि मैंने कहा एक समरी होती है आपके पूरे पेपर की। अच्छा, इन तीन चीजों का आपने ख्याल रखना है। व्हाट योर रिसर्च इज अबाउट, मैंने जैसे कहा कि आपकी रिसर्च क्या है, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन होना चाहिए उस रिसर्च से रिलेटेड। व्हाट विच मेथड या व्हाट मेथड हैव बीन यूज, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, मैंने भी ऊपर आपको यही गाइड किया। व्हाट योर मेन फाइंडिंग, आपने जो मेन फाइंडिंग की यानी कि रिजल्ट्स, कंक्लूजन वो आपके क्या है, और आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया, ये दैट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट। सो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी बता देता हूँ। जैसा कि आप ये एब्स्ट्रैक्ट देखें तो ये राउंड अबाउट 300 वर्ड्स का पूरा एक एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने एक पेपर का मौजूद है। तो इसको पढ़ने के बाद हमें इसको पूरे को पढ़ें और आपको ये आइडिया हो जाएगा, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी इस पेपर की, ठीक है, कि इस पेपर में बात क्या हो रही है। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट बहुत मैटर करता है। तो हमने बहुत ही ध्यान से एब्स्ट्रैक्ट को लिखना होता है। ओके, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आती है। अच्छा, कुछ पेपर्स में एक्नॉलेजमेंट होती है, कुछ पेपर में एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। सो एक्नॉलेजमेंट का मैं बता जरूर देता हूँ, लेकिन एक्नॉलेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। एक्नॉलेजमेंट कैन अपेयर टू बी अ स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ योर जर्नल आर्टिकल, हाउएवर इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट। This is where your knowledge, the individual who do not qualify for your co-authorship। जैसे कि एक्नॉलेजमेंट की बात हम इस तरह भी ले लेते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि भाई इसमें किस किसने कंट्रीब्यूशन की है, एक्नॉलेजमेंट क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपके जो पार्टनर्स हैं, जैसे मैंने पेपर लिखा और आपके साथ मेरे साथ कुछ तीन लोगों ने और पेपर लिखा, तो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या एक्नॉलेजमेंट्स हैं, ये सारी चीजें हम मैटर करते हैं अपने रिसर्च पेपर के अंदर, यानी कि लिखते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये देखें, कुछ यहाँ पे 3 पर्सन हैं जिन्होंने इसको लिखा, और ये आगे इनकी नीचे डिटेल आती है। तो इस तरह आप जो भी चीजें मेंशन करते हैं, जैसे कि ये देखें, ये एक्नॉलेजमेंट के तौर पे डाटा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मेंशन करना होता है कि रिसर्च पेपर का फर्स्ट ऑथर कौन है, फिर सेकंड ऑथर कौन है, फिर थर्ड ऑथर कौन है, ये सारी को ऑथर्स कौन है। देखिए, फर्स्ट जो ऑथर होता है, याद रखें, जो पहला ऑथर होता है वो पेपर का बेसिक ऑथर होता है, ठीक है, यानी कि जिसने इस आइडिया को प्रोड्यूस किया होता है, यानी कि जो मेन ऑथर होता है। फिर उसके बाद जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होते हैं, या अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक ही मेन ऑथर होगा, दो मेन ऑथर भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो होते हैं, ये सारे को ऑथर होते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की होती है उस रिसर्च के अंदर। सो इन चीजों का हमने ख्याल रखना होता है एक्नॉलेजमेंट लिखते हुए। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है, सॉरी, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन, पूरे पेपर का इंट्रोडक्शन आपने लिखना होता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक समरी के तौर पे आपने लिखना है इंट्रोडक्शन 1-1.5 लाइन का, लेकिन जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा जाता है ये डिटेल इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें आपने अपने काम के बारे में बताना है, अपने रिसर्च पेपर के बारे में बताना है, और जो आपने प्रीवियस रिसर्च की है, यानी कि जो आपने पहले पेपर्स पढ़े हैं, जो आपने अपनी स्टडी कर रखी है, उन सब चीजों को रेफरेंस के साथ वहां पे अपने इंट्रोडक्शन में लिखना होता है, ठीक है। जैसा कि आप पेपर लिख रहे हैं रोबोटिक्स के ऊपर, क्योंकि मैं कंप्यूटिंग का पर्सन हूं तो मैं कंप्यूटिंग की ही बात करूंगा। तो हम बात करते हैं एक रोबोटिक्स के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर। तो रिबोट क्या होता है, रिबोट क्या काम कर रहा है, इन्वायरमेंट में आजकल उसके क्या बेनिफिट्स हैं, रिबोट कैसे बिहेव कर रहा है, लोगों ने इसके ऊपर क्या काम किया है, ये सारी चीजें आपने ऑथेंटिक प्रूफ्स के साथ इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी होती है। तो इंट्रोडक्शन इज टू पिवोटल part of article writing process, and introduction not only introduce your topic, your stance on the topic, but it also substitutes and constitutionalization utilize your argument in the border academic field। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया आपको, डिटेल अपनी फील्ड के बारे में आपने बताना है, और सिर्फ अपनी बात नहीं करनी है, आपने प्रीवियस रिसर्च की बातें भी यहाँ पे करनी है अपनी फील्ड से रिलेटेड विद रेफरेंस के बगैर आपने कोई बात नहीं करनी। अब वो क्या कैसे होती है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाता है डिटेल में, मैं आपको वो भी एक व्यू दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पे आए तो ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये कुछ रेफरेंस ऐड हुआ है, जैसे कि 27-38 आपको नजर आ रहा है। इसके ऊपर मैं लेता एक वीडियो बनाऊंगा कि रेफरेंसेस कैसे ऐड किए जाते हैं। उसके लिए हम मल्टीपल टूल्स हैं, मेंडले है, एंड नोट है, मल्टीपल टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं किसी भी रेफरेंस को ऐड करने के लिए। अच्छा, अब ये रेफरेंस होता है क्या है? जैसा कि आप देखें, ये एक लाइन लिखी गई है, यहां से इस फुल स्टॉप से लेके तो यहां तक एक लाइन लिखी गई है, यहां तक यूजर्स तक, और उसके बाद आगे रेफरेंस ऐड हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है या ये जो पैराग्राफ है इससे पहले, ये किसी ना किसी पे
पेपर से उठाया गया। अब उठाया नहीं गया तो मतलब वहां से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया, ऐसा नहीं है। आपने उधर पेपर पढ़ा, आपको ये लाइन अच्छी लगी अपने फील्ड से रिलेटेड, आपने कोई और सर्च पेपर पढ़ा या आपने कोई आर्टिकल पढ़ा या आपने कहीं से भी कोई वेबसाइट से डाटा आउट लिया, पढ़ा, उसको आपने कन्वर्ट किया अपने वर्डिंग में, और वर्डिंग में कन्वर्ट करने के बाद आपने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये बात थी किसी रिसर्च की, तो उसको आपने फिर कोट करना है कि ये किस पेपर नंबर की बात हो रही है। अब ये पेपर नंबर है बेसिकली 2738। मैं इसके लास्ट पे आपको दिखाता हूँ, 3738 का रेफरेंस है नीचे, तो आप देखिए ये सबसे लास्ट पे है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 27 और 38 पेपर नंबर मौजूद होगा। ये देखें 27 ये वाला पेपर, और 38 ये 38 ये वाला पेपर। ठीक है, जब आप वो एंड नोट या मेंडले को यूज करते हुए वहां पे रेफरेंस ऐड करते हैं ना ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे वो पेपर का नाम आ जाता है। तो इसे इसको इसको हम कहते हैं रेफरेंस। ओके, तो इंट्रोडक्शन इस तरह लिखा जाता है गाइस। तो अब इंट्रोडक्शन में मैं एक दफा आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन देखिए कैसे डिटेल में लिखा गया है, यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू होगा, ये इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, और देखिए ये डिटेल में बात हो रही है सारी यहाँ तक। क्लियर? तो ये सारी बात डिटेल में आपने इंट्रोडक्शन में कर दी। ओके, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आगे हमारे पास आता है मेन बॉडी। अब मेन बॉडी क्या चीज है? मेन बॉडी में ना दो तीन चीजें आती हैं जो कि यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको वन बाय वन अपने रिसर्च पेपर का जो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, मैं उधर से भी आपको दिखाता हूँ कि मेन बॉडी में हमारे पास आता क्या है। अब मेन बॉडी कोई वो नहीं है कि भाई इसमें अंदर आपने कोई पैराग्राफिंग करनी है मेन बॉडी के बारे में, या नो, इसमें आपका लिटरेचर व्यू या रिलेटेड वर्क आता है। सबसे पहला पॉइंट ये लिख लें अपने पास, सबसे पहला पॉइंट आपके पास आता है इसमें रिलेटेड वर्क या लिटरेचर व्यू। आपको पता होगा रिलेटेड वर्क नाम से जाहिर है क्या होता है रिलेटेड वर्क। रिलेटेड वर्क है कि जैसे कि आपके काम से रिलेटेड आपसे पहले लोगों ने अपने रिसर्च पेपर्स में क्या क्या काम किया, ठीक है, अब वो सारा रिलेटेड वर्क होता है जो कि आपने यहाँ पे एज अ प्रूफ डालना होता है कि हमने ये फलां पेपर्स पढ़े, हमने इन को पढ़ने के बाद आइडिया जनरेट किया, हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमारा जो काम है वो इन चीजों से रिलेट कर रहा है, हम इन चीजों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि इन चीजों से रिलेट हमने चीजें आइडियाज अडॉप्ट किए, पढ़ा, हमें इनको पढ़ने के बाद एक आइडिया मिला, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली, तो इसलिए हम ये रिलेटेड वर्क यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अब एज अ प्रूफ। ओके, तो सबसे पहले आता है रिलेटेड वर्क। मैं आपको उसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखें इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे इंट्रोडक्शन होता है रिलेटेड वर्क। रिलेटेड वर्क के अंदर भी आपने सारी बातें रेफरेंस के साथ करनी होती है, रेफरेंस के बगैर रिलेटेड वर्क में बात नहीं होती। इंट्रोडक्शन में हो जाती है, लेकिन रिलेटेड वर्क में सारे का सारी बात आपकी रेफरेंसेस के साथ होती है और विद प्रूफ होती है। ओके, तो देखिए जितना भी रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ वो सारे का सारा क्या है, विद रेफरेंसेस है, यानी कि रिलेटेड वर्क लिखा हुआ है। ओके, अब ये टेबल क्या चीज है? टेबल बड़ा मैटर करता है, ठीक है। मैं अक्सर जब बच्चों को रिसर्च पेपर्स लिखवाता हूँ या मैं खुद रिसर्च पेपर लिखता हूँ, तो मैं बच्चों से टेबल बनवाता हूँ रिसर्च पेपर रिलेटेड वर्क के बारे में। अब रिलेटेड वर्क क्या है? जैसा कि एक पेपर पढ़ा, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक जरूरी नहीं है कि आप उसको सारी रिलेटेड वर्क को पैराग्राफ की शक्ल में लिखो, आप टेबल भी बना सकते हो। जैसे लाइक आपने 10 पेपर्स पढ़े, ठीक है, अपने फील्ड से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, पहला पेपर पढ़ा, उसके सबके एक टेबल बना ले, पहले 10 पेपर के ऑथर के नाम, फिर उनके टाइटल्स, फिर उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, फिर उनके पास आगे उन्होंने कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज की, उनके क्या क्या रिजल्ट्स आए, ठीक है। तो ये एक टेबल, और साथ साथ उनको लास्ट पे एक का रेफर करते जाएंगे, ये फलां पेपर है, ये फलां पेपर है, ये फलां पेपर है, ठीक है। तो इस तरह मैंने एक टेबल बना लिया, तो मैं अक्सर ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, ये सारे कमेंट्स है, ठीक है, ये उन्होंने मेथोडोलॉजी डीप लर्निंग यूज की, इमोशनल डिटेक्शन यूज किया, ठीक है, फिर उन्होंने एल्गोरिदम्स कौन कौन से यूज किए, ये सारी चीजें एक टेबल, एक ये रिलेटेड, ये सपोर्ट करता है आप बहुत ज्यादा आपके काम को, कि आपने इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर रखी है और ये लोगों ने आपकी फील्ड से रिलेटेड काम किया हुआ है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए आगे फिर डिटेल में रिलेटेड वर्क काफी डिटेल में। ओके, फिर उसके बाद उसका सेकंड पार्ट आता है गाइस, मेन बॉडी का। मैं मेन बॉडी की बात कर रहा हूँ, मेन बॉडी का सेकंड पार्ट आता है प्रपोज मेथड या मेथोडोलॉजी का लफ्ज यूज किया जाता है। अब प्रपोज मेथड या मेथोडोलॉजी क्या चीज है? प्रपोज मेथड या मेथोडोलॉजी है कि आपने सारे का सारा काम कैसे किया वो आपने प्रूफ करना है, यानी कि आपने जैसे लाइक मैं कहता हूं कौन से नए मॉडल यूज किए, आपने प्रूफ करना है यहाँ पे कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी, आपने पहले लोगों ने ये काम किया, वो तो आपने ऊपर बता दिया। अब आपने कौन सा काम करते हुए कैसे चीजों को इम्प्रूव किया है, कैसे आप किसी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है, कैसे आपने इन्वायरमेंट को
इंप्रूव किया है, किसी मेथड को इंप्रूव किया है, ठीक है, उसका फ्लो चार्ट, उसके बारे में सारी इंट्रोडक्शन, उसके बारे में सारी डिटेल, ये सारी की सारी अब आगे आप मेथडोलॉजी के सब सेगमेंट भी बना सकते हो, जैसे कि स्किन सेगमेंट उन्होंने एक बनाया। अच्छा, इसमें इक्वेशंस भी आ सकती हैं, डायग्राम्स भी आ सकती है, जैसे देखें यहाँ पे इक्वेशन भी मौजूद है, ठीक है, फिर उसका ये सारा वही पार्ट है, ये विजन बेस्ड प्रोसेसिंग, ये सारे का सारा मेथोडोलॉजी का पार्ट है। जरूरी नहीं है ये हाइडिंग होगी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मेथोडोलॉजी इस तरह होती है, ठीक है। यहाँ तक मेथोडोलॉजी है, ये भी सारी, ये देखिए ये सारी उनकी मेथोडोलॉजी है कि उन्होंने काम कैसे किया है। जैसे कि आप किसी मॉडल को मशीन मशीन लर्निंग में ट्रेन कर रहे हैं, या आप कैसे भी कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो सारा आपने यहाँ पे बताना है उनको। गॉट इट? तो ये देखिए ये सारा उन्होंने विद प्रूफ सब चीज बताई है कि हमने ये काम ऐसे किया है। ये सारा चीजें मेथोडोलॉजी में आती है। अगर आपने कोई प्रैक्टिकल किया है तो उसके स्क्रीनशॉट्स देखिए, नीचे शायद इस पेपर में स्क्रीनशॉट्स भी ऐड हो। ये सारा ये देखें, देखिए उन्होंने प्रॉपरली परफॉर्म करके उसके सारे प्रूफ्स, उसके स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे ऐड किए हैं। तो देखिए उन्होंने प्रॉपर कोड भी बताया कि हमने ये कोड का इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमारे पास ये उसके रिजल्ट्स आए हैं। अभी ये रिजल्ट्स में नहीं जाएगा, ये बेसिकली वो टेबल आया जो उनके पास बना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये मेथोडोलॉजी भी कंप्लीट हो जाती है, तो मेथोडोलॉजी के बाद आता है हमारे पास कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपके पास रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स क्या होते हैं कि आपने वहां पे बताना होता है कि ये हमारे सारे रिजल्ट्स मौजूद हैं, ये हमारे रिजल्ट्स हैं, ये हम प्रीवियस रिजल्ट्स थे, ये हमारे रिजल्ट्स हैं, हमारा ये डिफरेंस है, हमने इन चीजों को इंप्रूव किया है। ये पैराग्राफ के अंदर कंक्लूजन में आपने एक मोटिवेशनल पैराग्राफ की सूरत में वहां पे डिस्कस करना होता है। अब मोटिवेशनल पैराग्राफ क्या है कि जैसे कि रिजल्ट्स क्या होते हैं, कि रिजल्ट ये है ना, जो आपका रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, ठीक है, जो नतीजा आता है आपका, तो अब जो पहले लोगों ने नतीजे निकाले होते हैं, रिजल्ट्स निकाले होते हैं, उनको कंपेयर करना है अपने रिजल्ट के साथ। मैं आपको ये कहूंगा कि उसका भी एक टेबल बना ले तो ज्यादा बेटर होगा, रिजल्ट ज्यादा अच्छे तरीके से एक्यूरेट, और पढ़ने वाले को भी पता चलते हैं कि भाई ये वाकई ही काम हुआ है और किसी ने अच्छे तरीके से काम किया है। तो गाइस इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। मैं इसके रिजल्ट्स का एक पैराग्राफ आपको दिखाता हूँ डेमो के तौर पे, आपको वो मजीद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, ये कंक्लूजन आ गया हमारे पास, ये देखें। अब उसने ये सारी बात की यहाँ पे, कैसे ये काम हुआ, कैसे रिजल्ट्स फाइंड हुए। ये टेबल ऊपर भी आपने देखा होगा, एक्यूरेसी भी देखे 86%, 83%, 87%, इस तरह एक्यूरेसी भी आपने बतानी है, ठीक है। ये चीजें रिजल्ट्स प्रॉपर आपने जैसे भी अपनी फील्ड से रिलेटेड उसको जो है ना वो मुतमिन करना है आपने इन चीजों के, ठीक है। देखिए उसने भी टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, कि ये फलान रिजल्ट्स निकाले, ये फलान है, देखें बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक पेपर ने ये रिजल्ट्स निकाले हैं, एक ने ये रिजल्ट्स निकाले, एक ने ये और एक ने ये, और प्रपोज यानी कि हमारा जो हमने रिजल्ट्स निकाले, ठीक है, ये हमारे रिजल्ट्स है। तो गाइज इस तरह आप टेबल बना के करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से, ये देखें इधर भी टेबल बना हुआ है, इसके ये दो ठीक है, इसके ये दो ठीक है, इसके कोई भी ठीक नहीं है, इसका एक ठीक है, हमारे तीन जो है वो सही से अच्छे से तरीके से जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट हुए। तो ये प्रपोज में इस तरह आप टेबल बना लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा रिजल्ट्स फाइंडिंग में। सो गाइस, हम मजीद इसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, आप इसके ऊपर डीपली मजीद वीडियो बनाएं, एक एक टॉपिक के ऊपर डीपली वीडियो बनाएं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी बना के आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछना है इन चीजों के बारे में, या हमें बताना है, तो इंशाल्लाह हम उन चीजों को पे फोकस करते हुए आप तक इंफॉर्मेशन या डाटा जो है वो वीडियो के ट्यूटोरियल की सूरत में आप तक पहुंचाएंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आगे रेफरेंसेस का पार्ट आता है, कंक्लूजन के बाद फिर आगे रेफरेंसेस का पार्ट आता है। जैसा कि हम मूव करें अपने इस टॉपिक पे, तो देखिए कंक्लूजन के बाद लास्ट पे रेफरेंसेस एंड साइटेशन। रेफरेंसेस और साइटेशन, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने रेफरेंस पेपर जो पढ़ने हैं ना, आप जैसे कि 24 चल रहा है, कोशिश करें पिछले 8 सालों तक के जो पेपर है वो कैसे, कोशिश ये करेंगे 5 साल तक पढ़े, ठीक है। यानी कि 24 है तो 20 से ऊपर, ठीक है, पेपर लें, ठीक है, लेटेस्ट पेपर लें, ठीक है, उनको स्टडी करें और उनकी साइटेशन, उनके रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। वैसे आप पढ़ सकते हैं उससे पुराने पेपर भी, लेकिन कोशिश ये करें कि जो है वो मिनिमम 5 और 6 है। जैसे पेपर्स आप जो है वो डाउनलोड करें गूगल स्कॉलर से, देन उसको पढ़ें और फिर उसके बाद उनको साइट करें अपने रिसर्च पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डेमो के तौर पे भी दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देखिए ये सारे रिसर्च पेपर्स है, इनको साइट किया गया। मैंने अगेन कहा है कि मैं इसके ऊपर एक इंशाल्लाह ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि रेफरेंस कैसे ऐड करते हैं। उसमें मेंडले टूल है, एंड नोट टूल है, इनको यूज करते हुए हम किसी भी रिसर्च पेपर को जो है वो राइट, सॉरी, रिसर्च पेपर में
रेफरेंसेस ऐड करते हैं। होप सो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं आपको एक दफा ओवरव्यू दिखा देता हूँ पूरे रिसर्च, यहाँ तक हमारा रिसर्च पेपर कंप्लीट हो जाता है और ये रिसर्च पेपर प्रॉपर पब्लिश है। तो गाइस इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर अक्सर हमें नुकसान पहुंचाती हैं, तो इन चीजों का हमने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। अच्छा एक चीज मैं लास्ट पे आपको बताता चलो, जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट होगा, चीजें यही होंगी, ठीक है, लिखनी यही सारी चीजें, लेकिन फॉर्मेट जो होता है ना वो हर जर्नल का, हर कॉन्फ्रेंस का अपना अपना होता है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ का जो फॉर्मेट हो वो थोड़ा डिफरेंट हो, चीजें यही होती है सारी, ठीक है। बस आपने उनके फॉर्मेट के मुताबिक पेपर को लिखना होता है। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। या तो ऑलरेडी आपको रिसर्चर को पता होता है कि आप अगर किसी अमेरिका की कॉन्फ्रेंस में भेज रहे हैं तो उसका अपना फॉर्मेट है। फॉर्मेट और राइट अप करने में, दोनों में फर्क है। फॉर्मेट का मतलब है कि आपको उसके मुताबिक बस चीजें कॉपी पेस्ट कर देनी है उस फॉर्मेट के मुताबिक, लेकिन जो राइट अप है वो चीजें यही होती हैं सारी। मतलब उसका भी अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट ही होता है, जो ये वाला है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ही होता है, यही सारी चीजें होती हैं। लेकिन बस इन चीजों का आपने ख्याल रखना है कि फॉर्मेटिंग जो कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट करनी है। बाकी चीजें सारी यही है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको मजीद कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। जजाकल्लाह है।